डियर स्टूडेंट्स, आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले तो होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर है। होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिनकी फॉर्म होती है ax बराबर o। जब यहाँ पर b रिप्लेस हो गया है बाई o से, तो अब यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को हम पार्टीशन के रूप में तब लिखते थे जब बी होती थी। अब बी तो है ही नहीं, अब तो बी की जगह ओ मैट्रिक्स हो गई, जीरो मैट्रिक्स हो गई, 0 0 0। तो अब हम केवल अब हमारे नो सॉल्यूशन की भी बात नहीं होगी, क्योंकि बी रैंक है, बी हमारी मैट्रिक्स ही नहीं है जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी निकाले और कहे कि वो बराबर नहीं आ रही। तो नो सॉल्यूशन वाला मुद्दा हो गया ख़त्म। अब हमारे पास दो केस बनते हैं होमोजीनियस इक्वेशन में, तो लिखते भी चलिए, लिख के अच्छा समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करूं उससे पहले होमोजीनियस इक्वेशन अभी तक जो थी वो चल रही थी नॉन होमोजीनियस, जिसमें ax बराबर b की फॉर्म होती थी और b थी तब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते थे। अब b की जगह o मीन्स जीरो मैट्रिक्स हो गया है, तो ax बराबर o कहेंगे, तो b मैट्रिक्स तो हमारी है नहीं यहाँ पर, तो a ही चलेगी केवल। इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होती कैसी है? ax बराबर o मैट्रिक्स, जीरो नहीं o, इस प्रकार की होती है। इसमें हमारे दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट कि इफ रैंक ऑफ ए ही कहना होगा, अब ए बी कहेंगे ही नहीं क्योंकि बी मेरे पास है ही नहीं, तो रैंक ऑफ ए बराबर हो नंबर ऑफ अननोन, देन रैंक ऑफ ए बराबर हो नंबर ऑफ अननोन, देन द सॉल्यूशन इज यूनिक, देन वी हैव, या जो कहिए देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। या कहिए देन इक्वेशंस हैव, देन equations have unique solution। नो सॉल्यूशन तो होना नहीं है, तो या तो अब यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जो नंबर ऑफ अननोन होंगे लीनियर इक्वेशन में, नंबर ऑफ अननोन होंगे, वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर जब रैंक आया करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ अननोन से कम आएगी रैंक तो हमारा हो गया मैनी सॉल्यूशन। कितनी कम आई है उतने ही हमें कांस्टेंट वैल्यूएशन, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट मानना पड़ा करेगा। तो केस फर्स्ट में मैंने लिखा कि होमोजीनियस इक्वेशन जो ax बराबर o जैसी होती है, तो इसमें हमारा केवल एक ही रैंक ही डिपेंड करेगी, ए बी की रैंक काम नहीं करेगी। अब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी नहीं कहेंगे इन द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के जब बराबर हो जाया करेगी, देन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, और इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि जो होमोजीनियस इक्वेशन है तो सब राइट हैंड साइड में सभी इक्वेशन बराबर 0 0 0 है, तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हमें 0 0 0 ही यूनिक सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। कभी 1 2 3 या 3 6 4 नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी सभी इक्वेशंस, जितनी भी इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन है, ऑल आर इक्वल टू 0। जब बराबर में 0 है सब में तभी तो होमोजीनियस कहते हैं।
तो जब होमोजीनियस है तो बराबर 0 होगा। तो जब यूनिक सॉल्यूशन आप कभी भी हल करना, अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक का मतलब है जो के पे डिपेंड न करे, वो के पे डिपेंड कब नहीं करेगा, जब एक ही रैंक और नंबर ऑफ अननोन बराबर हो जाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन इक्वेशन रखेंगे तो हमेशा 0 0 0 ही आया करेगा। इसलिए मैंने लिख दिया जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इस केस पर जब यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं इक्वेशंस, तो वो यूनिक सॉल्यूशन हमेशा 0 0 0 ही होगा ऑलवेज। अगर हमारे नंबर ऑफ अननोन 3 है तो तीनों के मान 0, और 4 हुआ करेंगे तो चारों के मान 0। 0 से हटके कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात के सेकंड कि इफ रैंक ऑफ ए लेस देन आई, किससे, नंबर ऑफ अननोन, रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अननोन्स, और रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, देन इक्वेशंस have many or infinite सॉल्यूशन। क्यों यहाँ नो सॉल्यूशन का जिक्र ही नहीं हुआ? क्योंकि हमारी बी मैट्रिक्स ही नहीं है। तब तो हम जी कहते थे ए की रैंक और ए बी की रैंक बराबर ना हो तो नो सॉल्यूशन। अब जब बी है ही नहीं तो हमें बराबर कहना नहीं। केवल हमारी दो बातें हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पहचान तो लोग ही, कल मैंने बहुत अच्छा बताया था। ए एक्स बराबर ओ का मतलब तीनों ही इक्वेशन बराबर 0 हो तो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। और किसी इक्वेशन में दो वैल्यूएशन बराबर में 0 हैं, लेकिन एक भी कोई मान दे गया तो वो नन होमोजीनियस में चला जाता है। नन होमोजीनियस जिसको हम कहते थे ए एक्स बराबर बी। ये हमने दो बातें बता रखी हैं आपको। तो इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन कब होगा? जब एक ही रैंक कम आए नंबर ऑफ अननोन से और बराबर आई तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक हमेशा यही हुआ करेगा। और रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से कम आए, और एक ही रैंक नंबर ऑफ अननोन से ज़्यादा कभी आती ही नहीं है, तो ए का रैंक हमारी कम होगी नंबर ऑफ अननोन से, तो हमारा होगा इक्वेशंस हैव मैनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ कंसिस्टेंट की बात न करें। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। तो ए एक्स बराबर ओ है, तो हमारी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे ए बी, अब वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स न लेके हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स केवल ए ही लेके चलेंगे। और एक ही रैंक और नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए तो मान हमेशा यूनिक मीन्स 0 0 0। और एक ही रैंक हमारी कम आई नंबर ऑफ अननोन से तो मैनी या इनफाइनाइट। In other words, we can say depend on k. The values of x, y, z are depend on k. k के पदों में आया करेंगे। कब? जब एक ही रैंक कम होगी तब। और k के पदों का मतलब समझ लीजिए, अगर हमारे नंबर ऑफ अननोन 3 है और रैंक 2 आई है तो कोई x, y, z में से एक लेट करना पड़ेगा k। और अगर रैंक 1 ही आई है और नंबर ऑफ अननोन 3 है तो अंतर हो गया 2 का। जब 2 का अंतर होगा तो x, y, z में से हमें कोई 2 k मानने पड़ेंगे। और जब 2 को k मानते हैं तो एक को k1 दूसरे को k2 कह देते हैं। अंदाज है मेरा समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बढ़िया तरीके से, ये तो मैंने केस कह दिया, इससे 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे। या तो x, y, z के मान 0 0 0 आया करेंगे जब रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के बराबर होगी तब, और या फिर k पर निर्भर किया करेंगे, मान x, y, z के मान k पे निर्भर करेंगे। k का मतलब होता है मैनी और इनफाइनाइट, और 0 0 का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो k पे जब डिपेंड किया करेंगे कब? जब एक ही रैंक हमारी नंबर ऑफ अननोन से कम हुआ करेगी। देखते हैं तीसरे का फर्स्ट पार्ट। तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या है?
x1 प्लस ये 85, 86, 92 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x1 प्लस x2 प्लस x3, बिल्कुल ठीक। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, बड़ा शांतिपूर्वक। और दूसरा इक्वेशन है 2x1 प्लस 5x2 प्लस 5x2 प्लस 6x3 बराबर 0। ये दो ही इक्वेशन है। चलिए 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या फर्क पड़ता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, बहुत जल्दी जल्दी करूँगा। और 2, 5, 6, 2x1 5x2 6x3 बराबर 0, ये दो ही इक्वेशन है। 85, 1985, 86 और 92 में आया, क्योंकि लड़का ये देखता है कि दो इक्वेशन है, अब क्या करूं। कुछ मत करो, जो मैं कहूं वो करो ना। यहाँ पर कहिए कंपेयर विद, ये जो इक्वेशन दी है उनको कहेंगे हम कंपेयर विद, इनकी कंपेयर करेंगे। ax बराबर b से नहीं, ax बराबर o से, देन a बराबर, a को कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, तो a क्या है, गुणांकों से बनती है। तो a हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, 1 a मिलेगा हमारा 1 और 2 5 6 a ये बनेगा, कोमा। घबराने की जरूरत, ये सूंघ के मत देखा करो कि ये क्वेश्चन कैसा है, अब इसमें क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो हम तुम्हें बताएं उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, और कम करोगे तो गलत हो जाएगा। तो a बराबर ये हो गया हमारा इनके गुणांक, और x का मान कॉलम के रूप में होता है हमेशा, x1 x2 x3। और देखना बेटा, a का मल्टीपल x में कर दें तो इसका गुणा इसमें करें तो ये बन जाता है, और इसका गुणा जब इसमें करें तो ये बन जाता है, और ये हो गया। और एंड जो O मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 0 दो ही बार है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। जब यहाँ बी मैट्रिक्स है ही नहीं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे नहीं, और अगर तुम जो कहो हम कुछ तो कहें तो कह लो कोफिशिएंट मैट्रिक्स। नाउ जहाँ ऑगमेंटेड कहते थे तहाँ कहिए नाउ दी कोफिशिएंट, COEFFICIENT, नाउ दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है गुणांक मैट्रिक्स, जिसको A कहते हैं। तो अब आप A को ही लेके चलिए, 1 पार्टीशन नहीं लगेगा, क्योंकि हम पार्टीशन लगा के O लिख भी लें तो यूं कैलकुलेशन करेंगे तो O पे क्या फर्क पड़ना है, वो तो ऑलवेज 0 है। चलिए तो 1 और 2 5 6 ये लिख लिया। अब मेरा काम है इसको 1 बनाना, तो 1 बना रखा है, बहुत अच्छी बात। तो इसको हम 0 करने वाले हैं, तो 1 के नीचे ही 0 करना, फिर आगे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 बनाए क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं, तो 1 के नीचे केवल 0 करना है। तो बाई R2 माइनस R1 2 का पीछे गुणा। और यहाँ भी रैंक भी A की ही चेक करोगे, AB की नहीं, AB है ही नहीं। R2 माइनस 2R1 करेंगे तो A इक्विवेलेंट बोलना, क्योंकि बराबर नहीं कह सकते, क्योंकि ये कुछ परिवर्तन होने वाला है। R2 माइनस 2R1, तो R1 जैसा का तैसा दिख रहा होगा, 1 अब ऊपर लिखेंगे। और इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाओ 3, और इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाओ ये 4। ओके, अब कहेंगे हियर रैंक ऑफ A। अब A की रैंक देखो कि नंबर ऑफ अननोन तो मेरे पास 3 है, x1 x2 x3। अब कहिए हियर, एक बात कहूँ, ये 2/3 की है, तो डिटर्मिनेंट 2/3 का निकलता नहीं।
तो इसकी 2/2 की सब मैट्रिक्स बनाइए, तो डिटर्मिनेंट 2/2 का निकालूंगा मैं यूँ करके, क्योंकि 2/3 का हल होता नहीं, और 3/3 इसे बना नहीं सकते, और 2/3 हल होता नहीं, तो अब 2/2 का चाह रहा है सब मैट्रिक्स बनाते हुए डिटर्मिनेंट। तो अब आप कहेंगे यहाँ हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 कहें, 2/2 के डिटर्मिनेंट कितने बनेंगे, मैं सारे लिख लेता हूँ, बराबर ये कोमा ये 2/2 के डिटर्मिनेंट बनेंगे क्या, 1 0 और 1 3 और कोमा, एक तो ये हो गया पहला, दूसरा, अब दूसरा तीसरा, तो 1 3 और 1 4 और एक और बनेगा, पहला दूसरा तीसरा 2/2 का तीसरा पहला, और फिर पहले दूसरे पर रिपीट मार जाएगा, तीसरा पहला का मतलब 1 4 और 1 0 1 4, ये 3 डिटर्मिनेंट 2/2 के बनेंगे। तो अब इनमें से कोई एक मान दे गया तो हम अगला चेक नहीं करेंगे, जैसे 3 1 3 ऋण 0, ये मान दे गया, आगे इनको मुझे चेक ही नहीं करना, ये 0 आता तो फिर इसे देखते कि मान तो नहीं दे रहा है कुछ, और ये भी 0 आता तो इसे देखते, और जब पहला ही मान दे गया तो रैंक हमारी 2 होने वाली है। तो 3 माइनस 0 जो बराबर 2 आ गया, और 2 आया जो कि 0 नहीं है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 का जब 0 नहीं है तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए बराबर 2 आ गई, और कोमा लगा के लिखो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं तुम्हारे पास, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं तुम्हारे पास, 3, x1 x2 x3। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ अननोन तो फिक्स है, वो तो 3 थे, वो 3 रहेंगे, कम ज़्यादा कर नहीं सकते थे। अगर यहाँ रैंक 3 आ जाती तो x y z के मान, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते, तो द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन 0 0 0 ऑलवेज। और अगर रैंक कम आई है तो के सेकंड हो गया, तो के पे निर्भर करेगा, तो लिखिए, तो देयरफॉर कहते हुए जो रैंक ऑफ ए है, यहाँ पर परिभाषा क्या लग रही है, रैंक ऑफ ए जो है, जो 2 है, वो लेस देन है नंबर ऑफ अननोन 3 से, नंबर ऑफ अननोन 3 से कम है, देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन है नंबर ऑफ अननोन के सेकंड लग गया। तो आगे लिखेंगे देन द इक्वेशंस हैव, कंसिस्टेंट की बात अब न करें, इक्वेशंस, देन द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कह सकते हैं मैनी सॉल्यूशन। तो ये पता लग गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। फिर कहते थे नाउ फ्रॉम ए एक्स बराबर बी, अब तुम कहो नाउ फ्रॉम ए एक्स बराबर ओ, मेरा ओ बच गया, यही तो था यहाँ पर। और जो ए निकल के आ जाता है उसे वहाँ भी एक कहते थे, यहाँ भी एक ही कहेंगे, क्योंकि लौट के मुझे यहीं आना है। ये तो मैंने परिभाषा लगा के चेक कर लिया कि एक तो हमने रैंक ये मैट्रिक्स बना ली, 1 के नीचे 0 और यहाँ 1 बनाए, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, और ये डायगोनल में आता नहीं, रैंक तो वैसे भी 3 नहीं होनी थी। चलिए, तो कुल मिला के अब ए एक्स, नाउ फ्रॉम, अभी और प्रैक्टिस कराता हूँ, नाउ फ्रॉम ए एक्स बराबर ओ कहें, ओ बड़ा बनाया करें, 0 लग रहा था, नाउ फ्रॉम ए एक्स बराबर ओ बी है, ए एक्स बराबर ओ कहें, तो ए ये रहा, इसमें x का गुणा करें, x1 x2 x3 का, तो 1 इंटू x1 1 इंटू x1 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 और बराबर o का मतलब 0, और अगला वाला 0 इंटू x1 तो प्लस के 3 इंटू x2 3 इंटू x2 और प्लस के 4 इंटू x3 बराबर 0। अब एक बात कहूँ बेटे,
x1 x2 और x3 में से जब तक कोई एक नहीं मानोगे तब तक मान निकलेंगे ही नहीं। और एक क्यों माने? क्योंकि यहाँ रैंक आई थी 2 और नंबर ऑफ अननोन थे 3, अंतर हो गया दोनों में एक का, तो एक कोई मान लो, चाहे किसी को मान लो। लेट x3 बराबर k, और x3 का मान k मान लिया, तो यहाँ पर x3 का मान k मान लिया, तो देयरफॉर 3x2 बराबर है -4 x3, और x3 का मान हो गया k। तो x3 का मान आपने k माना और वो k यहाँ लिख दिया, तो x2 का ये निकल पड़ा 3x2 बराबर -4k, तो x2 बराबर -4k/3। एंड अब x1 x2 के आए वो इसमें रख दो, तो ये मैनी सॉल्यूशन आ गया जो k पे डिपेंड कर गया, और रैंक हमारी नंबर ऑफ अननोन के बराबर आए, तो समझ लीजिए एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और यूनिक आएगा तो हमेशा ax बराबर o का मतलब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में यूनिक हमेशा 0 0 0 होता है। आइए तो यहाँ x1 लिखते हैं, x1 और x2 का मान -4k/3। अभी देखना, इतनी प्रैक्टिस कराता हूँ कि तुम पागल हो जाओगे। x1 और प्लस x2 का मान नेगेटिव इतना, और प्लस x3 का मान है k और बराबर है 0, उधर ले जाओ तो x1 बराबर 4k/3 पॉजिटिव हो गया, k नेगेटिव। LCM ले लीजिए, LCM ले लीजिए, तो x1 बराबर LCM हो गया 3, तो 4k, तो 4k रहेगा, माइनस हो जाएगा 3k, 4k में से 3k गया तो k, तो x1 का मान आ गया k/3। और देखना ये x1 x2 x3 के मान रख दो तो समीकरणों को संतुष्ट कर जाएंगे। x1 का मान आ गया k/3 और x2 का मान था माइनस, मिलाइए, कमेंट अवश्य करें। अभी नहीं, अभी क्या सिखा लिया सो कमेंट करोगे, अभी थोड़ी देर बाद मैं सब कुछ सिखाए दे रहा हूँ। जीवन में कुछ सीखने के लिए बचेगा ही नहीं। तो x1 बराबर हो गया k/3 और x2 बराबर -4k/3। इसीलिए जीवन में इसलिए नहीं बचेगा सीखने के लिए कि हमारा शुरू से 31 साल से नारा है, रहो कनेक्टेड बनो सिलेक्टेड। अब ये नहीं है कि 4 दिन आए 5वें दिन भाग गए, फिर 7वें दिन आए 8वें दिन चले गए। कनेक्टेड का मतलब है ऑलवेज कनेक्ट। x1 बराबर मम्मी पापा से झगड़ा हो जाए तो मत बोलना, और हम अगर डांट दें तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन तो यहीं से बनना है। जीवन देने वाले भले वो हैं, लेकिन जीवन के निर्माता हम लोग होते हैं। x1 बराबर k/3, x2 बराबर -4k/3 और x3 बराबर k। ये चेक करो कि मान सही आए कि नहीं। अभी तो आंसर टेबल है तुम्हारे पास, ये x1 x2 x3 के मान समीकरणों में दोनों में रखना, आपका बराबर 0 सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए कितना आ रहा है देख सकते हैं आप। सबसे इसमें कठिन पहला ही क्वेश्चन था और इसीलिए ये बार बार आया है। 85, 86, 92 और होमोजीनियस के 5 पार्ट थे, लेकिन आया बार बार यही है क्योंकि लड़का इसमें कंफ्यूज हो जाता है। और होमोजीनियस का तीसरा ही क्वेश्चन है, लौट के कल वाले पे फिर लौटते हैं। चलिए कितना आया तीसरे का फर्स्ट पार्ट, इतना जल्दी चलो कि हम चौथा कर लें जो कल वाली बात पर फिर वापस आ जाएं आज ही। x1 का मान k/3, x2 का मान -4k/3 और x3 का मान k। बिल्कुल ठीक है, तो इनमें से कोई एक और ले लेते हैं, इनमें से कोई एक और ले लेते हैं। मेथड यही होगा, एक ही रैंक निकालो, फिर देखो नंबर ऑफ अननोन से कैसी है। तीसरा चल रहा है, चौथा उठाते हैं। तुम ये कहोगे कि सर ने बताया था कि होमोजीनियस के केस में चौथा है कौन सा? ठीक है, चौथा और तो आराम से दूसरा कर लोगे, तीसरा कर लोगे। चौथा उठाते हैं,
क्योंकि तीनों समीकरण बराबर बराबर 0 0 0 है, तो ये होमोजीनियस है। और हमने कहा कि ऑलवेज हमारा आता है 0 0 0 यूनिक के केस में, और सॉरी यूनिक के केस में तो 0 0 0 ही आएगा। लेकिन इनका सेकंड केस पे गया तो के पे आया होगा। अब इनके मान क्यों लिखे हैं 1 1 1 ऐसे कुछ? हाँ, x1 x2 x3 के मान 1 1 1 आ रहे हैं। तुम कहोगे कि या तो 0 0 0 आने चाहिए, नंबर ऑफ अननोन के रैंक बराबर हो, या के पदों में आना चाहिए। तो मैंने यही तो कल कहा था कि के पदों में आते हैं वो मैनी सॉल्यूशन कहलाते हैं। उन मैनी सॉल्यूशन में से कोई एक ये है तो के बराबर 1 पुट कर दिया होगा, या जो भी हो। चलिए, क्लियर हो गई बात। तीसरा, सब के ही दे दिए हैं, कोई ऐसा ही नहीं दिया जो हमारी रैंक बराबर आ जाती तो 0 0 0 दिख जाते। एग्जाम्पल भी नहीं दिया। हाँ, 10वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10वां है कि जिसमें 0 0 आए। तो एग्जाम्पल तो आप देख लेना, हम तब उसके बदले में और करते हैं। चलिए कोई सा करिए, हम थर्ड उठा लेते हैं। चलो बताइए मैं कौन सा उठा लूँ, फोर्थ फिफ्थ उठा लो, चलो कोई सा उठा लो, हमें क्या लेना देना। जो हमने कहा वो काम करिए बस। एग्जाम्पल है यूनिक सॉल्यूशन का, उसमें डिटर्मिनेंट ए का मान भी 3 आया है और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, तो वहाँ यूनिक सॉल्यूशन बनेगा जो कि 0 0 0 आ रहा है, के पे डिपेंड नहीं करेगा भाई। चलिए एक और करते हैं, फिफ्थ पार्ट है 4x एक और होमोजीनियस का हो जाए, फिर नॉन होमोजीनियस पे लौट के फिर आ जाते। फोर्थ पार्ट आपका है ये, फोर्थ पार्ट। और सभी पार्ट करना, प्रॉब्लम आए तो हमें जरूर फोन करें। फोर्थ पार्ट क्या है, कौन सा उठा लिया मैंने? अच्छा फिफ्थ उठा रहे थे, चलो फिफ्थ उठा लो, कोई सा उठा लो, हम मुझे नहीं कह रहे क्या फिफ्थ पार्ट। लास्ट, फर्स्ट उठा लिया और लास्ट उठा लो, तो ये हो जाएगा कि हमने कोई नहीं छोड़ा। 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y प्लस z, 4x प्लस 2y प्लस z और प्लस 3u। साफ साफ ही नहीं लिखा इसमें, चलो अब चाहे कुछ भी लिख लो। 4x प्लस 2y प्लस z, 4x प्लस 2y प्लस z प्लस 3u बराबर 0। और अगला क्या है, उस छपा नहीं दिख रहा, जाने कितने u है, 7u है क्या? चलो जो भी हो, 6x, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं तो अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन करूँगा। इसमें प्रिंट जो है वैसे ही हो गई है। 6x प्लस 3y और प्लस 4z, क्या पता सही लिख जाए, एक यही नहीं दिख रहा है क्या लिखा है, प्लस 7u लग रहा है यहाँ पर। जो भी हो, 7u बराबर 0। और अगला है 2x प्लस y। हाँ बढ़िया रही, उठा लिया, तुम इसमें फंस जाते। 2x प्लस y प्लस u बराबर 0, 2x प्लस y प्लस u बराबर 0। तो देखिए बेटा, ये x y z u वेरिएबल हैं, ठीक है ना, u को कांस्टेंट समझो। और पीछे कहीं ओमेगा लिखा होगा, तो जो ओमेगा वेरिएबल है ना, एंगुलर वेलोसिटी कहो। चलिए तो ये क्वेश्चन हम उठा के चलते हैं, तो इसको कहिए कंपेयर विद, बहुत फास्ट चलना होगा, ax बराबर o से चलिए। तो देन क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 6 3 4 7, 6 3 4 7, 6 3 4 7, राइट, सही आ रहा है। 3 6 3 4 7
और x का गुणांक 2, y का गुणांक 1 और z का गुणांक है नहीं तो यहाँ +0 z लिख सकते थे। यही इसीलिए मैंने कराया है तुमको, x + y + u लिखा है तो अगर z का टर्म नहीं है तो वो 0 और u का गुणांक 1 है और कॉमा, और यहाँ पर जो कैपिटल X है वो क्या है, x y z और u, और o क्या है और कॉमा एंड, और o क्या है, o मैट्रिक्स वो है 0 0 0 3 बार। अब हम क्या करेंगे यहाँ, ना दी कोफिशिएंट COEFFICIENT, नाउ दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, A बराबर, इसी से मतलब है, इसकी रैंक निकालना शुरू कर दो और नंबर ऑफ अननोन 1 2 3 4 के बराबर आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन 0 0 0 0, और अगर हमारी कम रह जाए तो डिपेंड ऑन के या मैनी सॉल्यूशन, कितनी अननोन से कितनी कम है उसके अंतर के बराबर हम x y z u में से k मानते हैं। चलिए समझ गए होंगे। तो ये है 4 2 1 3, 4 2 4 2 4 2 1 3, 4 2 1 3 और 6 3, बहुत बढ़िया उठा लिया है। 2 दूनी 4 दूनी 6, 1 बनेगा नहीं, क्या करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा लिया मैंने। और 6 3 4 7, कॉलम नहीं लगाते हैं, न यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ, कॉलम नहीं लगाते हैं। 4 2 1 3, 4 2 1 3। कैलकुलेशन इसमें हमें करनी कितनी है, हम चाहें तो भाग भी दे देंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 2 1 0 1। इस ए की रैंक निकालने के लिए यहाँ 1 बनाते हैं और वो भी हम रो से 1 बनाएंगे, और रो से 1 बनेगा नहीं क्योंकि 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6, क्योंकि ये 2 की टेबल है। और 3 भी होते तो 3 1 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, तो भी नहीं बनता। चलिए ये 1 बनेगा नहीं तो अब हम क्या करें, 4 का भाग दे दो पहली रो में, कॉलम तो लगता ही नहीं। यहाँ मजबूरी हो गई, यहाँ हमने कहा था कि जब मजबूरी होती है कोई चारा नहीं होता है तब भाग देते हैं, क्योंकि भाग से कैलकुलेशन कठिन हो जाती है। दे सकते हैं लेकिन देते इसलिए नहीं है कि कैलकुलेशन हल्की बनी रहे, यहाँ 1 बनने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए तो बाई R1 पहली रो में, बाई R1 पहली रो में 4 का भाग दे दीजिए तो A इक्विवेलेंट, 4 का भाग दे दो पहली रो में, 1 2/4 1/4 1 2/4 1/4 और ये 3/4। अब हमारा ये 1 का भाग दे दिया R1, ये 1 बन गया और ये उतार लो 6 3 4 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने उठा लिया, और 2 1 0 1 वापस आ जाता मेरे पास। अब इनको 0 करिए तो भाई, और तुम जो कहो हम 1 नहीं बनाते, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। तुम जो कहो यहाँ 3 का कर लेंगे गुणा और यहाँ 2 का कर लेंगे, घटा देंगे, कर लीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। बाई हम तो 1 बनाने के बाद ही कैलकुलेशन लगाते हैं, तो बाई R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 6 का पीछे गुणा एंड R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 2 का पीछे गुणा, तो A इक्विवेलेंट R1 बदलेगा नहीं तो 1 2/4 1/4 2/4 1/4 3/4। ठीक है, इतना हो गया। R2 कितना बदलेगा, हम एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं कि उसी तर्ज पर फिर वापस आ जाए। होमोजीनियस मेरा खत्म हो गया, कुछ नहीं, ए की रैंक निकालते हैं, नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन 0 0 0, और अगर उससे कम आ जाए तो मैनी सॉल्यूशन, तो डिपेंड ऑन के, बस कुछ नहीं करना। इसमें 6 का गुणा इसमें से घटाइए 0, बोलिए, इसमें 6 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 6 का गुणा
तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12 और फिर 3 में से घटाओ, यहाँ भी 0। इसमें 6 का गुणा तो 6/4, और जब हम इसमें से घटाएं तो 4 ऋण 6/4 और 4 चक 16 में से 6 गए तो यहाँ 10/4, 10/4। इसमें 6 का गुणा तो ये 6 का गुणा 18/4 हो जाएगा। ये 6 तिया 18/4 और 7 में से घटा दो तो ये हो जाएगा, कितना हुआ, ये गलत कर गए हम, 4 चक 16 में से 6 गए तो 10/4 सही था, और ये 7 चक 28 में से 18 गए तो ये भी 10/4। देख लो, इसमें 6 का गुणा तो 4 ऋण 6/4, 4 चक 16, 16 में से 6 गए 10/4, ठीक है। इसमें गुणा कितने का, 6 का, तो 6 तिया 18/4 और 7 में से घटाओ 18/4, 7 चक 28, 28 में 18 गए तो 10/4, ठीक है, ये हो गया। और R3 - 2R1, इसमें 2 का गुणा, इसमें से घटाओ 0, और इसमें 2 का गुणा करोगे तो 4/4 1 हो गया, और इसमें से घटाओ 0, ठीक है, ठीक है। और इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा तो हो गया 1/2, और इसमें से घटाओ तो -1/2, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 3/2, इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तो 3/2, और 1 में से घटा दो 3/2, तो 1 में से 1.5 गया, ऋण का आधा है, बिल्कुल सही, ऋण का आधा, ये इतना आ गया। चलिए तो हम इसे बनाते हैं, इसके नीचे 0, ये मेरा काम था। फिर हम इसे बनाते हैं, इससे संबंध नहीं रखते, और इसे बनाए तो दोनों जगह 0 है, बन नहीं सकता, तो जब यही 0 है तो इसे हम 0 करें, क्यों, मेरा कंप्लीट हो गया। और इसका भाग दे के करेंगे क्या, इसका भाग दे के करेंगे भी क्या, क्योंकि डायगोनल में तो केवल इतना आता है, तो बन के नीचे 0 0, और यहाँ बन जाता तो यहाँ 0 करते, इसे छेड़ देते नहीं थे, और ये डायगोनल में आता नहीं है। चलिए डिटर्मिनेंट देखते हैं, रेंट देखते हैं अब कितनी आ रही है। तो लिखिए ही यार, कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं, मेरा काम इतना है। तो लिखिए आगे, ही यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। देखिए 1 2 3 और 1 2 3 4, ये 3/4 का है, तो ये 3/4 का है, तो 4 तो डिटर्मिनेंट का मान हो नहीं सकता, क्योंकि 3/4 है, 3/3 की बनाई है, और 3/3 की बनाए तो इतना हो गया, इतना हो गया। चलो हमें तो लग रहा है कि मिल गया, नहीं 0 हो गया। 3/3 का हल करें तो ये वाला तो 0 देगा, देखो कैसे, क्योंकि यहाँ इतना ले लीजिए, 3/3 की वो बना लेते हैं पहले। 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट लिख लो क्या है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 0, पहला दूसरा तीसरा, 1 0 0, और 2/4 को 1/2 लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 1/2 और 0 0, और तीसरा हो गया 1, इसको भी 2/4 ही लिखा रहने दो, 1/4, और ये 10/4, और ये है -1/2, ये हो गया डिटर्मिनेंट। एक तो कॉमा, और एक क्या बनेगा, ये पहला दूसरा तीसरा, अब पहला छोड़ दो, दूसरा 2/4 0 0, 1/4 और 10/4, 10/4 और -1/2, और 3/4 और 10/4, और ये -1/2, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 4, ठीक, 3 4 1 और बनेगा, 2 बनेंगे भी, 1/4, 1/4, 10/4, ऋण 1/2, और 3/4, 10/4, ऋण 1/2, 1 2 3 ये आ गए, 2 3 4 ये आ गए, 3 4 और 1 का मतलब 1 0 0, ये बनेगा। एक और बना लो बस, अब हो गया 3/4, 10/4, ऋण 1/2 और 1 0 0, ये हो गया, ये और ये आ जाओ, 2/4 0 0, 2/4 और 0 0। अब इनके डिटर्मिनेंट चेक करते रहो, कलेश खत्म, घबरा तो नहीं गए बेटे। 3/4 का हल नहीं हो सकता, तो मैंने भाई 3/3 की सब मैट्रिक्स बनाई, और उन सब मैट्रिक्सों के मैं डिटर्मिनेंट निकालने वाला हूँ। देखिए इसके तीनों कोने 0 हो तो इनका गुणा करते हैं, तो गुणनफल भी 0 आ गया, इसका तो डिटर्मिनेंट 0 है। इसको देखो कितना है, ये कितना बन रहा है, देखिए जल्दी से,
ये भी 0 हो रहा होगा, क्योंकि 10/4 कॉमन ले लो यहाँ से तो 0 1 1, और जहाँ से 1/2 कॉमन ले लो तो 0 1 1, ये भी 0 हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए आके क्या बनेगा, ये 10/4 कॉमन ले लें तो 1 1 0, और 1/2 कॉमन ले लें तो ये भी 1 1 0, ये भी दो एक समान बन रहे हैं। इसमें आ जाइए 10/4 कॉमन, तो ऐसे नहीं, चलो देख लेते हैं, चेक कर लो जरा। 2/4 ऐसे भी तो हल कर लेते हैं खड़ा, ये तो दोनों 0 ही देंगे, तो 2/4 के लिए ही केवल हल कर लो। 2/4 के लिए ये बंद और ये बंद, ये बंद और ये बंद, 2/4 के लिए ये बंद ये बंद, तो ये हो गया 10/4 गुणा 1/2, तो ये हो गया ऋण के 10/8, ऋण के 10, मैं सही कह रहा था, और बीच में ऋण आता है और ऋण धन हो गया, और ये क्या बनेगा, ये भी धन का 10/8। मेरी बात सही है, देख लीजिए, ये भी 0 दे रहा है। यहाँ पर आ जाओ, 10/4 कॉमन तो 1 1 0, और 1/2 कॉमन तो 1 1 0, ये भी दे रहा है। यहाँ से हमारा कितना है, इससे चेक कर लेना जरा, इसके लिए हल कर लो, तीसरे वाले के लिए तो ये 1, तीसरे वाले ये इसके लिए हल करें तो ये बंद ये 0, इसके लिए हल करें तो 0, ये भी 0 दे रहा है। तो कुल मिला के डिटर्मिनेंट ऑफ A3/3 का निकालें तो वो बराबर 0 आ रहा है। देयरफॉर रैंक ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 3, 3 नहीं है, 4 हो नहीं सकती, 4 हो नहीं सकती, और 3 भी है नहीं, तो अब 2/2 के बनाइए, बिल्कुल K1 K2 में आ रहा है, इसका मतलब रैंक 2 है। और नंबर ऑफ अननोन कितने थे देखता हूँ अभी, छोड़िए बात को, 3 भी नहीं है, ऊस तुम्हारे का, चलो कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखा था, यहाँ था क्या, मेरा तो गड़बड़ हो गया, ये जल्दी से जहाँ से देख लेते हैं क्या लिखा था। 1 2/4 1/4 3/4, और फिर क्या है 0 0 10/4 10/4 0 0 था, 0 0 10/4 10/4 था, और 0 0 ऋण 1/2 ऋण 1/2 ही था, बर्बाद हो गए होते। अब जब 3/3 का है तो अगेन कहते हुए अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे कितने का, 2/2 का, 2/2 का निकालिए, 2/2 का, ये गुणा ये 0 0, और ये गुणा कितना है 1/4, और ये 2/4, तो ये गुणा, चलो करते हैं। 2/2 का कहीं से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, मिल गया। रैंक इसकी 2 है, 2/2 इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए कितना, इस एक के लिए चलो इसे छोड़ दीजिए, 2/2 का यहाँ बना लीजिए, ये 0 दे रहा है, यहाँ बनाएंगे ऑलरेडी 0 है, लेकिन यहाँ से ले लीजिए इतना, क्योंकि ये 2/4 गुणा 10/4, तो ये हो गया 10 दूनी 20/16, और ऋण 0, 2/2 दे रहा है, कहीं से देख लो, नहीं दे रहा, ये कितना होगा, ये देखो दे रहा है ये वाला, क्योंकि ये गुणा ये करोगे 2/2 में इतना ले, तो ये गुणा ये करेंगे 0 हो गया, बीच में माइनस आता है, और ये 10/4, तो कुल मिला के ऋण 10/4, कुल मिला के 2/2 का। देयरफॉर रैंक ऑफ ए बराबर आ गई 2, रैंक ऑफ ए बराबर आ गई 2। नंबर ऑफ अननोन कितने थे, तो कहिए हियर, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया, आ गया। चलिए मेरा 3/4 का जो बना था उसमें से 3/4 में 4 हो नहीं सकता, 4 का डिटर्मिनेंट निकल नहीं सकता, तो हमने 3/3 की सब मैट्रिक्स से बना दी, और वो 3/3 के सबके डिटर्मिनेंट शून्य आ रहे थे, तो रैंक मेरी 3 भी नहीं थी। तो जब 3 नहीं थी तो हमने सब मैट्रिक्स 2/2 की बनाई। जब हमने सब मैट्रिक्स 2/2 की बनाई, कहीं से उठा लो, देखो इतना जो 2/2 की उठाए, तो ये गुणा ये कुछ मिलेगा, और माइनस ये 0, तो ये गुणा ये कुछ मिल गया, तो 0 नहीं था, इसलिए रैंक ऑफ ये 2 आ गई। और नंबर ऑफ अननोन क्या थे, एंड नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, बढ़िया क्वेश्चन मैंने उठाया बेटे। ये नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे 5वें पार्ट में, x y z u का मतलब 4, x y z और u। तो हियर रैंक ऑफ ए लेस देन है, लेस देन का मतलब 2 है, ये लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से।
अननोन से कम है देन दी, दिख रहा है क्या, देन द equations have infinite solution। इक्वेशन इनफाइनाइट कुछ नहीं था। अब अपना आंसर तभी मिलेगा, वहाँ 7 जन क्या लिखा है इसमें साफ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, सीख गए होंगे। हमारा 3 इक्वेशन दी थी लेकिन वेरिएबल 4 थे, तो 3/4 का बना। 3/4 में 4 रैंक हो नहीं सकती, तो हमने 3/3 के पहले वो क्रिया लगाई, जितना काम करते थे वो 3/3 की मैंने सब मैट्रिक्स बनाई, वो ऑल मैट्रिक्स हमारी डिटर्मिनेंट 0 दे गई, तो हमारी रैंक 3 भी नहीं है। तो फिर मैंने 2/2 की बनाई, सो मान दे गई, और मान दे गई तो रैंक 2 हो गई, और नंबर ऑफ अननोन 4 हैं। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से, देन दी इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नाउ अब देखना, नाउ फ्रॉम ax बराबर ओ बी है, ax बराबर ओ लगाओ, और यहाँ पर कितने मानने पड़ेंगे x y z u में से, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन 4 हैं और रैंक 2 है, तो दोनों का अंतर 2 हुआ, तो हमें 2 वैल्यूएशन कोई माननी पड़ेंगे, तब आगे वाली निकलेंगे। खत्म हो गया होमोजीनियस। ax बराबर ओ कहें तो यहाँ आ जाइए, ये हटा दूं। नाउ फ्रॉम ax बराबर ओ बी हैव लिख लिया होगा, ax बराबर ओ लगाएं तो 1 into x प्लस के 2/4 into y प्लस 1/4 into z और प्लस 3/4 into u बराबर 0, और ये x0 y0, और ये हो गया 10/4 z, और ये हो गया 10/4 u बराबर 0, और ये ऋण 1/2 z और जी ऋण 1/2 u बराबर 0। अथवा करके अब देखते हैं इनको हम कैसे लिख सकते हैं। 4 का गुणा कर दें तो ये बन गया 4, कर सकते हैं, क्योंकि 4 का गुणा इधर भी कर रहा हूँ, 4 का गुणा इधर भी कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम। 4 का गुणा कर दें तो ये बन गया 4, या फिर ऐसे ही हल करो, 4x प्लस के 2y प्लस का z प्लस के 3u बराबर 0, और इसमें 4 का गुणा कर दें तो क्यों कर दो, इसमें तो 10/4 कॉमन लेके 0 में चला गया। इसको भी क्या लिख सकते थे पगले हो, इसमें से कह दो, इसमें कुछ नहीं कह सकते थे, ये तो सही लिख लिया था, 4x प्लस 2y और प्लस z प्लस के 3u बराबर 0। इसका मतलब है 10/4 कॉमन लेके 0 में भेज दें तो यहाँ से बन गया z प्लस u बराबर 0। इसमें ऋण 1/2 कॉमन लेके 0 में भेज दें तो ये भी z प्लस u बराबर 0 बन रहा है, दोनों सेम हो गए। तो मैं क्या करूँ, एक बात बताओ, चलो हम u को कुछ मान लें तो z निकल आएगा, ठीक है, u को हम कुछ मान लें तो z निकल आएगा, ठीक, तो u को कुछ मान लिया तो z निकल आया। अब हमारे पास u और z निकल आए, और u और z के हम यहाँ मान लगा दें तो x और y 2 बचते हैं, एक फिर मानना पड़ेगा। प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि नहीं, तो हमें कोई से 2 मानने पड़ेंगे, क्योंकि रैंक थी 2, नंबर ऑफ अननोन थे 4, तो दोनों में अंतर हो गया 2 का, इसलिए हमें कोई 2 कांस्टेंट मानने पड़ेंगे। तो एक तो इनमें से कोई एक मानना पड़ेगा, यही दोनों मत मान लेना, क्योंकि एक मानोगे तो दूसरा तो मिल ही जाएगा, और एक इनमें से मान लेंगे। तो चलिए, कौन सा क्वेश्चन था अपना, ये तीसरे का लास्ट 5वां। एक तो हम z को y को, देखो हमने कहा था एक इनमें से कोई मानना पड़ेगा, तो लेट y को तो मान लिया मैंने k1 इसको, क्योंकि इनमें से एक इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि इनमें से कोई एक मान लो तो दूसरा मिल जाता है, और 1 और 2 ये मिल गए, वो यहाँ लग गए। अब मेरे पास 2 एलिमेंट बचे, तो 2 में से फिर कोई एक मानो, तो y को कह लो k1 और एंड लेट y को कह दो k1 और एंड और z को कह लो k2। अब देखिए क्या हुआ,
वाई को कह लो K1 और जेड को कह लिया K2, क्योंकि जेड को K2 कह लिया तो यू मिल जाएगा। तो वाई और K तो जे हो गए। तो देयरफॉर एक बात सुनो, क्योंकि जेड को अगर K2 का है तो K2 प्लस यू बराबर 0, तो यू बराबर माइनस K2, और इसमें भी रख दें तो भी वही बात मिलेगी, दोनों से एक ही बात मिलेगी। जेड का मान K2 रख दें तो यू बराबर माइनस K2, जेड का मान K2 रख दें तो यू बराबर माइनस K2, दो रिपीट थे। चलिए मुझे क्या करना, तो 3 हो गए अब, और अब x, अब हम x निकालते हैं। तो ये लिखा है 4x। नाउ 3 वैल्यू, 2 मानने पड़े, उनमें से माना सो यहाँ रख दिया, तीसरा आ गया, चौथा रह गया 4x प्लस 2y, तो 2k1। 2y का मतलब है 2k1, और z का मतलब माना था K2, तो यहाँ लिख लो K2, और u का मान है माइनस K2, u का मान माइनस K2, तो ये हो गए माइनस के 3k2 और बराबर 0। तो ये 4x बराबर 2k1, तो माइनस के हो गए, उधर जाके 2k1 नेगेटिव, और ये 3k2 में से K2 गया तो माइनस 2k2, सो उधर जाके हो गया प्लस का 2k2। अब यहां से कॉमन ले लो, आ गया, 4 का भाग दे दो तो x बराबर आ गया, 4 का भाग दे दे तो कितना हो गया, 4 का भाग दोगे तो माइनस 1/2k1, और ये 4 का भाग दोगे तो प्लस 1/2k2, और माइनस 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस 1/2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया K1 माइनस K2, बिल्कुल सही आया। तो x का मान आ गया माइनस 1/2 K1 माइनस K2, और y का मान तो मान ही लिया था K1, और z का मान तो मान ही लिया था K2, और z का जब K2 लगाया तो u का मान तो आ ही गया था माइनस K2, बिल्कुल सही आया बेटे। तो इस तरह से आप होमोजीनियस सीख चुके हैं। केवल एक बात हमने बताई है, यहाँ पर ax बराबर o होता है तो a को ही लेके चलते हैं, और 1 बनाइए नीचे 0, 1 बनाइए नीचे 0, और जब 1 की जगह 0 हो तो नहीं बनाते, जैसे अभी इसमें। उसके बाद रैंक चेक करते हैं, तो एक ही रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन जो एग्जाम्पल होगा 10 कहीं देखना जाके, और अगर हमारा और रैंक कम आती है उससे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो के पर निर्भर करते हैं, और कितनी कम आई उसमें अंतर जो होता है नंबर ऑफ अननोन में और उसमें जो अंतर होता है रैंक में, उतने ही हमें मानने पड़ते हैं। यहाँ 2 और नंबर ऑफ अननोन 4 थे और रैंक आई थी 2, तो अंतर हो गया 2 का, तो हमें 2 ही मानने पड़े, मजबूर हो गए 2 मानने के लिए, 1 मान के आगे मान ही नहीं निकल रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर फिर वापस आ गए उसी पर जो ax बराबर b चल रही थी, तो थोड़ा और एक और देख लीजिए, जल्दी कर देंगे, चलो एक और कर लीजिए बेटा। होमोजीनियस खत्म हो गया, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम इसी में आती तुमको, तो अगर और भी आए तो संकोच नहीं करना। और हम फिर लौट चुके हैं अपने लक्ष्य पर, जो हमारा चल रहा था ax बराबर b का मतलब नन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाए। अब हम अपने उसी पे आ गए। अब क्या है 4, आज सुन लीजिए, 4 में कर रहा हूं, 5 होमवर्क, 6 होमवर्क, और 7 से मैं फिर नंबरिंग पे चलूंगा, क्योंकि 7 से लेकर 11 तक आप कर भी नहीं सकते। तो आज मैं चौथा करे दे रहा हूं, तो केवल आप 5वें का फर्स्ट सेकंड और 6वें का फर्स्ट सेकंड करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो निसंकोच मेरे पास वापस कर दें। वो चौथे का फर्स्ट पार्ट क्या है, कहा है आर दी फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या ये इक्वेशन दी है वो कंसिस्टेंट हैं? कंसिस्टेंट कब होती थी? जब एक ही रैंक और ए बी की रैंक बराबर आ जाए तो कंसिस्टेंट कहते थे। क्वेश्चन में तो केवल इतना ही पूछा है क्या कंसिस्टेंट हैं, तो एक ही और ए बी की रैंक निकालो, बराबर आ जाए तो कह दो यस, और बराबर नहीं आ जाए तो नो। लेकिन नहीं, हल भी कर देना, पूरा ही करते रहो जो करते रहते हैं वो वाला पूरा काम। x ठीक, x माइनस 4y
x माइनस 4y प्लस ये 72 नहीं है 7z है, 72 छप गया है। x माइनस 4y और प्लस 7z है, इसे 72 मत समझना, और बराबर है 14। और 3x प्लस 8y, लिखने में गलती नहीं करना, 3x प्लस 8y और माइनस के 2z और बराबर है 13, और 7x और माइनस 8y, 7x और माइनस 8y और प्लस 26z और ये बराबर है 5। हल करते हैं। अब इसे किससे कंपेयर करोगे? ax बराबर o से कि ax बराबर b से? o वाला मामला खत्म हो गया। कंपेयर विद, लौट के हम उसी पे आ गए जो चल रहा था, ax बराबर b। देन बहुत फास्ट, जल्दी से करना होगा अब तो। और अब मैं चलूँगा 8 या 9 से, जो भी हो, होमवर्क दिया है वो करना, नहीं आए तो हमें दे देना। ए का देन ए की वैल्यू लिखो कितनी है जल्दी से। ए की वैल्यू है 1 माइनस 4 7, ए की वैल्यू 1 माइनस 4 7, 3 8 माइनस 2 और 7 माइनस 8 और 26 ए हो गया, कॉमा, और कैपिटल एक्स बराबर है यहाँ पर एक्स वाई जेड, और एंड ओ मत कहना। अब बी वाला मामला आ गया, वही 3 केस वाला है, अभी 2 केस चल रहे थे, और ये बराबर है 14 13 5। दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाले मामले में आ गए। अब नाउ दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ए बी वाला मामला आ गया। पुराने वाले उसमें तर्ज में लौटे आए हैं। ए बी के लिए लिखे हैं, जल्दी चलना है। 1 माइनस 4 7, 1 माइनस 4 7 और 3 8 माइनस 2 और 7 माइनस 8 26 पार्टीशन वाले में आ चुके हैं, और 14 13 5। हमारा काम है इसको बन बनाना, बन बना रखा है, वेरी गुड। इनको जीरो करिए तो लिखिए बाई R2 माइनस R1 दिख रहा है, बाई नहीं कम दिख रहा है, चलो देखता हूं। इतने से ही काम हो जाएगा, अब तो लास्ट है। बाई R2 माइनस R1 3 का पीछे गुणा एंड R3 माइनस R1 और ये 7 का पीछे गुणा, ऊपर चल के लिखते हैं। अब फिर पुराने में आ गए तो आपको डरना ही नहीं चाहिए, वो तो सीखे हुए थे, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ए बी इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 माइनस 4 7 पार्टीशन, 1 माइनस 4 7 पार्टीशन 14। ये तो हमारा बदलना ही नहीं है। अब कितना बदलेगा? इसमें 3 का गुणा, इसमें से घटाएं 0, इसमें 3 का गुणा 4 12 हो गया, और 8 में से ऋण के 12 घटाएं तो यहाँ 20 हो गया, और इसमें 3 का गुणा 7 21, और इसमें से 21 घटाएं तो माइनस के 23 हो गया, ठीक है। और इसमें 3 का गुणा 14 42, और 13 में से 42 घटाओ, 13 में से 42 तो ऋण के बचेंगे, और 42 में से 13 घटाएं तो 12, 12 में 3 गए तो 9 3 3 29, माइनस के 29 बचेंगे। ये जो भी हो ठीक है। इसमें 7 का गुणा, इसमें से घटाओ 0, इसमें 7 का गुणा 7 चौक 28, ऋण के 28, और ऋण 8 में से ऋण के 28 घटाएं तो धन 28, 8 निकल गए तो धन के 20, ये हो गया धन का 20। वेरी गुड। कितने का गुणा? ठीक है, बिल्कुल 7 चौक 28, बिल्कुल ठीक। अब इसमें 7 चौक 28, ऋण के 28, ऋण 28 घटाए ऋण 8 में से, ऋण 8 में से ऋण 28 घटाएं धन के 20 सही है। और इसमें 7 का गुणा 7 7 49, और 26 में से
26 में से 49 घटाएं तो ऋण का, इसका मतलब 49 में 26 घटा दो, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3 और 4 गए 23 ऋण के, तो ये माइनस का 23 मिला, माइनस का 23 मिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कमेंट अवश्य करें, समझ में आया हो तो यस, अदरवाइज नो। फिर मैं टून कल बदलता हूँ दोबारा। चलिए कहाँ पर आ गए थे, यहाँ तक आ गए। इसमें 7 का गुणा इसमें से घटा दिया, इसमें 7 का गुणा 14 सत्ते 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 14 सत्ते 98। वेरी गुड, टेबल भी भूलने जा रहे हो। इसमें 7 का गुणा तो 14 सत्ते 98 और 5 में से 98 घटा दो तो माइनस के 93। माइनस का कितना हुआ, देखना कितना आ रहा है माइनस का 93, क्या 93 5 98, बिल्कुल ठीक, माइनस का आ रहा है 93। अब सुनिए, इसको बन बनाएंगे और बन नहीं रहा, इसको छेड़ेंगे नहीं और इसको बन बनाए तो 20 का 20 में भाग जा रहा है, तो बन क्यों बना रहे हो? इसे बन बना भी दो तो क्या कर लोगे, इस बन के नीचे इसे 0 ही तो करना है, तो सीधा इसमें से इसे घटा दो तो 0 वैसे भी हो गया। तो भाई अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल, टेक्निक समझ गए, बढ़िया रहे, इसे कर दिया। तुम इसको बन बनाते तो भाग दे लेते, भाग दे के फिर इसे घटाते। जब 20 में से 20 घट के यहाँ 0 हो ही रहा है तो इसे बन क्यों बनाऊं? चलिए तो बाई सीधा कर दो, R3 माइनस R2, तो यहाँ 0 हो ही जाएगा। केवल मेरा काम है इसे 0 बनाना, इसे 0 बनाना, और इससे 20 को बन न बनाए तो भी ये 0 बन रहा है, क्योंकि 20 में से 20 घटा दो, बराबर है ना। तो ए बी इक्विवेलेंट कितना हुआ, R3 बदलेगा 1 माइनस 4 7 पार्टीशन 14 अभी होने वाला है 0 20 ऋण 23, इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, ऋण 29, और इसमें से इसे घटाएं 0, इसमें से इसे घटाएं 0, इसमें से भी इसे घटाएं 0, और इसमें से इसे घटाएं तो माइनस के 93 में से घटाएं ऋण के 29 धन 29 हो गया। अब 29 इसमें से घटाना, देखें कितने होते हैं यहाँ से, 13 में से 9 गए 4, 8 बचा, 8 में से 2 गए 6, तो माइनस के 64 बचे यहाँ। अब मैं एक बात कहूँ, नो सॉल्यूशन में जा रहा होगा, क्योंकि ये 3 0 हो जाएं यूनिक सॉल्यूशन, और इन 3 के संग ये 0 और हो जाए नो सॉल्यूशन, और ये भी 0 हो जाता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखता हूँ हियर कौन सा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था, फर्स्ट पार्ट, 4th का फर्स्ट पार्ट, नो सॉल्यूशन हो गया बेटे। तो लिखो हियर रैंक ऑफ ए निकालें, तो 3 ए की रैंक इतनी होती है 1 1 2 3 ले तो ए, और फिर 2 3 4 3 4 1 4 1 2 ले तो ए बी। तो रैंक ऑफ ए निकालें तो ये पूरा 0 है, तो 3 तो रैंक है नहीं, तो 2 तो है भैया, क्योंकि 20 1 20 ऋण 0। रैंक ऑफ ए 2 आ रही है यहाँ, और एंड और इसको हटा दो और इसको ले आओ तो ये 3 0 है, तो 1 गुणा 20 गुणा ऋण 64, इसकी 3 आ रही है। रैंक ऑफ ए भी निकालें, 3 आ रही है, फुल स्टॉप। बिल्कुल सही बात, एक ही रैंक 2 आ रही है यहाँ, देख लेना चेक करके, और इनमें से कोई एक हटा के इसे एडजस्ट कर ले तब 3 आ रही है। तो एक ही रैंक 2 है और ए बी की रैंक 3 है, तो रैंक के बराबर नहीं है ए की और ए बी की, तो यूकेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट यूकेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो हियर जब इतना आ चुका है, जे हमारे 2 आई है और इतनी आई है, दैट इज माने इसका मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन है रैंक ऑफ ए बी, कॉमा लगा के कहो therefore equations are inconsistent या not consistent, inconsistent and have no solution। नंबर नहीं, no small s, no solution में चला गया। ठीक है, अब आप होमवर्क क्या करूं, चलो मैं इसकी कॉपी करके डालता हूं, कॉपी स्कैन करके डाल रहा हूं अभी, और इसमें आप
चौथे का सेकंड थर्ड पार्ट करेंगे, पांचवें के 2 पार्ट करेंगे, छठवें के 2 करेंगे, सातवें पे आगे हाथ नहीं डालना। क्वेश्चन नंबर 7 से मैं चलूंगा, जरा पीछे का करना, कहीं प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछ लेना। ठीक है भाई, समझ में आया होगा और आता रहेगा यूं ही। ठीक है।